तो गुजरात के चुनाव में वोटिंग से पहले सबसे बड़ी डील सील हो गई है। अब हार्दिक हुंकार भर रहे हैं, कांग्रेस के हाथ को अपना साथ बता रहे हैं। भरोसा है कि कांग्रेस सत्ता में आई तो पाटीदारों को आरक्षण का तोहफा जरूर मिलेगा। यह अलग बात है कि बीजेपी इस डील पर ही सवाल उठा रही है, लेकिन यह तो फिलहाल साफ लगता है कि कांग्रेस हार्दिक को साथ लाने की जिस रणनीति पर काम कर रही थी वो कामयाब हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण के लिए जिस तरह से सहयोग दिया है वो गुजरात के सभी समुदाय के लिए अच्छी बात है। 1994 के बाद देश के 9 राज्यों के अंदर 50% से ज्यादा दिया गया। कुछ सवाल हैं, कुछ जवाब हैं और गुजरात में हार्दिक की हुंकार है। मेरा मुद्दा 2.5 साल के अंदर सिर्फ आरक्षण है, आरक्षण है, आरक्षण है, क्योंकि आरक्षण भीख नहीं प्रतिनिधित्व है। गुजरात के रण में अब कांग्रेस के हाथ को हार्दिक का साथ खुलकर मिल गया है। पाटीदारों के वोट के लिए आरक्षण की रणनीति बना रही कांग्रेस ने अपना कार्ड खेल दिया और नतीजा ये कि हार्दिक पटेल खुलकर कांग्रेस के साथ का ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि कांग्रेस की सरकार बनी तो आरक्षण जरूर मिलेगा। एसटी, एससी, ओबीसी समुदाय को मिली हुई 49% आरक्षण में किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, उस आधार पर अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है तो असेंबली के अंदर जल्द से जल्द आर्टिकल 31C के आधार पर, संवैधानिक आर्टिकल 46 के प्रावधानों के आधार पर वो बिल विधानसभा में रजू करेगा, पारित करेंगे। कांग्रेस और हार्दिक के भरोसे पर बीजेपी को ऐतराज है। वैसे सियासत में विरोधियों से ना इत्तेफाकी नई बात नहीं, लेकिन यहाँ सवाल कानून का खड़ा किया जा रहा है। बीजेपी आरक्षण पर देश की सबसे बड़ी अदालत का हवाला दे रही है और हार्दिक सुप्रीम कोर्ट के उसी फैसले को अपने अंदाज में बता रहे हैं। संविधान के अंदर कहीं ऐसा नहीं लिखा कि 50% से ज्यादा नहीं दे सकते, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिया है। कानून बिल्कुल स्पष्ट है और ये सुप्रीम कोर्ट का कानून है जब तक वो बदलता नहीं है, और इसलिए 50% की सीमा बनाना अनिवार्य है। 50 के बियॉन्ड नहीं बन सकती। और अगर कोई कहे कि मैं तरीका ढूंढूंगा 50 के बियॉन्ड जाने का, तो वो एक दूसरे को भी धोखा दे रहे हैं और जो आपके कंस्टिट्यूएंट्स है, पब्लिक है, मतदाता है, उसको भी धोखा दे रहे हैं। मूर्ख किसने किसको बनाया है उसका उदाहरण जाके देखना है तो जाके देखिए आप राजस्थान में। वहां तो सत्तारूढ़ सरकार है बीजेपी की, दिन प्रतिदिन मूर्ख बनाते हैं। कभी जाट रिजर्वेशन की बात करते हैं, कभी गुर्जर रिजर्वेशन की बात करते हैं। हार्दिक और कांग्रेस आरक्षण पर डील सील होने का भरोसा बेशक दे रहे हैं, लेकिन इस डील का हश्र चुनाव के नतीजे बताएंगे। और अगर वाकई आरक्षण पर कांग्रेस का फॉर्मूला कारगर रहा तो ये भी करीब करीब तय है कि आरक्षण का संग्राम पूरे देश में बढ़ेगा। अहमदाबाद से वीडियो जर्नलिस्ट हेतल खत्री और पूरब पटेल के साथ टीम न्यूज नेशन। तो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस और हार्दिक एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, पर सवाल यह है कि क्या पाटीदार आंदोलन की राह इतनी आसान है? जरा आंकड़ों में स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। 50% से ज्यादा आरक्षण के मामले में अब तक सिर्फ तमिलनाडु ही अपवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने विभाजित आंध्र प्रदेश में 4% मुस्लिम आरक्षण को रद्द कर दिया था। राजस्थान में गुर्जर, हरियाणा में जाट आंदोलन पर भी रोक लग चुकी है। वहीं दूसरी तरफ साल 2016 में पाटीदारों के आरक्षण को लेकर गुजरात सरकार ने साफ किया कि पाटीदारों को ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास यानी आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं वो नई कैटेगरी में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। गुजरात हाईकोर्ट ने आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण को भी रद्द कर दिया, क्योंकि संवैधानिक प्रावधान सामने है। वो आपको पता चल जाएगा, वो खुद लोग बताएंगे आपको। जी, सैद्धांतिक तौर पे कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो हम असंवैधानिक तौर पे कुछ करते ही नहीं है। कुछ राज्य पहले भी इस तरह का प्रयास कर चुके हैं। मैंने कहा ना कि हम असंवैधानिक तौर पे कुछ नहीं करते। प्रयास तो यही होगा ना कि सब कुछ संवैधानिक हो। ये जो असंवैधानिक बातें हैं ना, ये जो कोटा है ना, ये बीजेपी का है, हमारा नहीं। मैं मानता हूं कि पाटीदार को रिजर्वेशन कैसे मिलेगा वो पूरा पाटीदार समाज जानता है। कोई ऐसी बातों से रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। एक ही रास्ता है, पाटीदार समाज को ओबीसी समाज में दाखिल हो।
और कांग्रेस बोलेगी कि पाटीदार समाज को हम ओबीसी में लेंगे। ये तो सब बातें ऐसी है कि सब समाज को आसमान का तारा दिखाने की बात है। तो संविधान से इतर सबके अपने अपने फॉर्मूले हैं आरक्षण को लेकर। आगे बढ़ते हैं। सियासत में विरोधियों को नीचा दिखाने का अब नया चलन चल निकला है। किसी एक पार्टी की बात करना बेमानी सा लगता है क्योंकि हर जगह ऐसे नेताओं की भरमार है। लेकिन ट्विटर हैंडल युवा देश पीएम मोदी के खिलाफ एक विवादित ट्वीट सामने आया तो हंगामा मच गया। ये ट्विटर हैंडल वैसे तो युवा कांग्रेस का बताया जाता रहा है, लेकिन इस विवाद के बाद कांग्रेस ने इससे किनारा कर लिया। इंडियन यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने भी इस पर सफाई दी, इसकी आलोचना भी की है और विवादित ट्वीट को डिलीट भी कर दिया गया है। लेकिन सियासी संग्राम तेज है। प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। वर्षों पहले कांग्रेस पार्टी ने गुजरात के तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर करार दिया और आज देश के प्रधानमंत्री जी को चायवाला कहकर वो कहीं ना कहीं उन्हें अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मात्र इतना कहना चाहती हूं कि कांग्रेस को नरेंद्र मोदी रास इसलिए नहीं आते क्योंकि उन्होंने विकास की राजनीति का उदाहरण राष्ट्र में प्रस्तुत किया है। ये हमारा ट्विटर हैंडल नहीं है, नंबर 1। ये स्पष्टीकरण उस ट्विटर हैंडल से भी आ गया है जहां से आपने ये पढ़ा। उसके बावजूद हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ने वक्तव्य दे दिया है। उसके बावजूद मेन कांग्रेस यानी युवा कांग्रेस नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस इस पोडियम से मेरे कॉलीग मिस्टर सुरजेवाला ने वक्तव्य दे दिया है और उस स्पष्टीकरण में यहां तक कह दिया है कि हम बिल्कुल असहमत हो प्रधानमंत्री से, फिर भी हम प्रधानमंत्री का पूरा आदर करते हैं। चलिए अब बात समाजवादी पार्टी के परिवार की। अपने जन्मदिन पर मुलायम सिंह यादव जिस गर्मजोशी से अपने बेटे अखिलेश यादव से मिले, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि पिता पुत्र के बीच सारे खटास अब खत्म हो गए हैं। लेकिन इस मौके पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम की टीस मुलायम सिंह यादव के चेहरे पर साफ साफ झलक गई। एक मंच पर दिखे मुलायम और अखिलेश। मुलायम सिंह यादव के 79वें जन्मदिन पर क्या खत्म हो गई पिता पुत्र के बीच खटास? मंच पर अखिलेश के साथ ही पार्टी के तमाम दिग्गजों ने अपनी कुर्सी संभाल रखी थी, लेकिन अखिलेश के बगल में मौजूद कुर्सी खाली छोड़ दी गई थी। फिर कुछ देर बाद मुलायम सिंह तमाम कयासों को दरकिनार करते हुए अपने जन्मदिन समारोह में पहुंचे। जिस गर्मजोशी से अखिलेश अपने पिता मुलायम सिंह यादव से मिले और शॉल उड़ाकर उनका आशीर्वाद लिया, ऐसा लगता है कि अब इन दोनों के बीच चुनावी कड़वाहट खत्म हो गई है। फिर केक कटा और सब में बटा, लेकिन मुलायम ने केक को सबसे पहले अखिलेश को खिलाया। फिर तो मानो समाजवादी कुनबा ही खुशी से झूम उठा। थोड़ी देर के लाड़ प्यार के बाद मुलायम सिंह यादव ने अपने चिर परिचित अंदाज में अखिलेश और अपने कार्यकर्ताओं को डांटना शुरू किया और यूपी विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर अपनी खींच निकाली। समाजवादी पार्टी कोई कमजोर नहीं कर सकता। हमें शर्म लगी है कि 47 सीटें जीते, अयोध्या में गोली चलने के बाद भी 105 सीटें जीते, 105 और 93 में सरकार बना ली और भाई चिल्लाते ही रह गए, हत्यार आ गया, मुलायम सिंह हत्यार आ गया, हिंदुओं का हत्यार आ गया और सरकार बन गई। जनता बहुत समझदार है, लेकिन वो नौजवान जैसे थे ऐसे नौजवानों की कमी है ज़्यादा। अखिलेश और मुलायम की नई जुगलबंदी को बीजेपी नूरा कुश्ती बता रही है, एक ऐसा ड्रामा जो पहले से ही स्क्रिप्टेड था। सत्ता को, पार्टी की सत्ता को पूरी तरह अपने पुत्र में हस्तांतरित करने की ये पूरी राजनीति थी। इसकी ये उत्तर प्रदेश की पूरी जनता जान चुकी है और देश जान चुका है। अखिलेश और मुलायम एक मंच पर हैं, लेकिन शिवपाल कहाँ हैं ये किसी को नहीं मालूम। खुद को मुलायम का हनुमान बताने वाले शिवपाल अब अकेले हैं, क्योंकि उनके राम ने उन्हें तन्हा छोड़ पुत्र को गले लगा लिया है। समाजवादी कुनबे में रार 1 साल पहले शुरू हुई थी और अब 1 साल बाद अखिलेश के साथ एक मंच पर आकर मुलायम ने इस कला के खात्मे का ऐलान किया है।
लेकिन इस कार्यक्रम से शिवपाल की गैर मौजूदगी ये बताती है कि पिक्चर अभी बाकी है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। चलिए अब बात करते हैं अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की, जिसका बेटा बंदूक नहीं उठाएगा और ना ही किसी को धमकी देगा, क्योंकि दाऊद का बेटा मोइन मौलाना बन गया है। इस बात का खुलासा दाऊद के भाई इकबाल कासकर ने किया है। अब बताया जा रहा है कि दाऊद को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उसका बेटा आईएसआई की साजिश का शिकार ना हो जाए। डॉन का सबसे बड़ा डर, दिन का चैन खत्म, रात की नींद हराम। बेटे की वजह से डरा डॉन। पाकिस्तान में छिपा बैठा अंडरवर्ल्ड डॉन और मुंबई हमले के गुनहगार दाऊद इब्राहिम को सबसे बड़ा डर सता रहा है। दरअसल खबर आ रही है कि दाऊद इब्राहिम का बेटा मोइन जुर्म की दुनिया छोड़कर मौलाना बन चुका है और कराची के मस्जिद में बच्चों को पढ़ाता है। ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि दाऊद के भाई इकबाल कासकर ने किया है। सूत्रों के मुताबिक इकबाल कासकर ने ठाणे क्राइम ब्रांच को पूछताछ में बताया कि दाऊद का बेटा डी कंपनी के धंधे को पसंद नहीं करता, जिसको लेकर दाऊद और उसके बेटे के बीच बातचीत तक भी बंद है। कासकर के मुताबिक दाऊद को इस बात का डर सता रहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई उसके बेटे को मरवा सकती है। इसमें कोई शक नहीं है, दाऊद तो वहाँ जिसको हम कहते हैं नज़र कैद में है और आईएसआई और पाकिस्तान वाले उसको जिंदा हमारे हाथों नहीं लगने देंगे। तो ये बात समझ ली कि दाऊद परेशान है, मरने वाला है और बुरी उसको सजा उसकी जिसको कहते हैं ना कि डिवाइन जस्टिस, तो ही विल मीट डिवाइन जस्टिस इफ नॉट द नॉर्मल जस्टिस। सूत्रों के मुताबिक मोइन एक हाफिज कुरान है। इसका मतलब है कि वो इंसान जिसे पूरी कुरान याद है। लेकिन दाऊद इब्राहिम को लगता है कि बेटा मोइन उससे दूर जा रहा है और उसकी गलती की वजह से कहीं आईएसआई मोइन की हत्या न करवा दे। इसके अलावा मुंबई में सगे भाई की गिरफ्तारी और यूके में बेनामी संपत्तियों के सील होने से डॉन हताश हो चुका है। अब रही सही कसर बेटे मोइन की बेरुखी ने पूरी कर दी है। सूत्रों की माने तो उम्र के इस पड़ाव में वो खराब सेहत से परेशान तो है ही, उसे लगातार इस बात का भी डर सताए रहता है कि उसके किसी एक गलत कदम की सज़ा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई उसके बेटे की हत्या करके न दे दे। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश मालकर के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। रसगुल्ला पर छिड़ा विवाद तो थम गया, रसगुल्ला बंगाल का हुआ, लेकिन अब सांभर पर तकरार है। वैसे तो सांभर को आप इडली के साथ खाते हुए तमिलनाडु का ही मानते होंगे, लेकिन इस पर महाराष्ट्र ने भी दावा जता दिया है और दोनों राज्य इसका जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग हासिल करने में जुट गए हैं। बिन सांभर इडली अधूरी, बिन सांभर डोसा भी बेस्वाद। लेकिन इडली डोसे को पूरा करने वाले इस सांभर पर अब दो राज्यों में तकरार तेज होती दिख रही है। तमिलनाडु और महाराष्ट्र दोनों इस पर अपना अपना हक जताते रहे हैं, लेकिन रसगुल्ला पर छिड़े विवाद के बाद अब ये और बड़ा होने लगा है। ज्यादातर लोग सांभर को द्रविड़ विशेषकर तमिलनाडु की संस्कृति का हिस्सा मानते हैं, लेकिन कई रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि यह मराठी डिश है जो महाराष्ट्र के दाल आमटी का ही एक रूप है। दावा है कि मराठों ने करीब 300 साल तक तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में राज किया और इसी दौरान सांभर की खोज हुई। कहा जाता है कि मराठी दाल आमटी में खट्टेपन के लिए कोकुम डालते हैं, लेकिन तंजावुर में कोकुम के ना मिलने की वजह से इसमें इमली डाली गई और दाल आमटी सांभर बन गया। मेरे ख्याल से सब लोग सांबा पन्नेदे, उसका मतलब है जो सांबा ने बनाया, सांबा पन्नेदे शॉर्ट होके सांभार बन गया। और इसको अभी देखा जाता है कि ये तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटका में बहुत बनता है। ये चीज़ पहले नहीं थी और जो भी आप हिस्टोरिकल रेफरेंस में देखेंगे सांभार का नाम आता ही नहीं। और ये है, इट इज़ ए रीसेंट इनोवेशन। ये तकरीबन दो तीन सौ साल से निकल आ रहा है। हालांकि ये साबित होना अभी बाकी है कि सांभर की खोज हुई कहाँ, लेकिन फैसला आने तक सांभर पर यह चटपटी बहस तेज रहेगी। चेन्नई से वीडियो जर्नलिस्ट पार्थ सारथी और रिपोर्टर श्री प्रपंच के साथ टीम न्यूज़ नेशन। जाहिर है आप सोच रहे होंगे कि ये जीआई टैग होता क्या है जिसको लेकर ये घमासान मचा हुआ है। हम आपको बता दें कि दरअसल में किसी भी उत्पाद का जो जीआई टैग होता है उसकी जगह
हम आपको बता दें कि ज़्यादातर लोग मानते हैं कि जो सांभर है वो तमिलनाडु का हिस्सा है, लेकिन कई रिपोर्ट ऐसी हैं जो कहती हैं कि ये मराठी डिश है और इसको लेकर लगातार दावा किया जा रहा है। महाराष्ट्र के दाल आमटी को इसका रूप बताया जाता है, जहां से इसकी शुरुआत हुई है और मराठों ने करीब 300 साल तक तमिलनाडु के कुछ हिस्सों पर राज किया, जिसके चलते अब ये मराठी जो उत्पाद है ये तमिलनाडु की पहचान के तौर पर भी लगातार दिखता है। दाल आमटी में खट्टेपन के लिए कोकुम का इस्तेमाल होता है। तंजावुर में कोकुम की जगह इमली डाली गई है और इस तरीके से लगातार ये विकसित होता रहा है। और यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, तुरंत हाजिर होते हैं।